हेलो दोस्तों, आज से हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखने वाले हैं। यह जो सीरीज है वो सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं इसका पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करते हुए हम लोग पूरे बायोलॉजी को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न देख रहे होंगे, पूछा गया है कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। प्रश्न पूछा गया कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, तो जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो वो उनका नाम है अरस्तु। तो जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तितलियों का अध्ययन कहलाता है, तो तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, लेपिडेटेरियोलॉजी। ठीक है, लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद देखते हैं हम आगे। ये प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो किसने बनाया था? डार्विन ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। और अगला जो प्रश्न है कि दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का जो शिखर होता है किसका बना होता है? तो इनेमल का बना होता है। किसका? इनेमल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ प्रश्न कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? पूछा गया कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम क्या है? आयोडीन 131 का। ठीक है, आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? त्वचा में। कहाँ होता है? त्वचा में होता है। इसके बाद देखते हैं, आगे पूछा गया कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक जो नाम है वो थायमीन है। क्या नाम है? थायमीन। इसके बाद बात करते हैं। ये प्रश्न है कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। एड्स जो बीमारी होता है उसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक कौन है? हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन को लाता है और ले जाता है उस वाहक का क्या नाम है? तो हीमोग्लोबिन है। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। ये प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति में रक्त का रंग लाल होता है? पूछा गया कि किसकी उपस्थिति में रक्त का जो रंग है वो लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कि फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो कौन से गैस का? एथिलीन गैस का। एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न से पूछा है किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? अरक्तता यानी खून की कमी। ठीक है, यानी आयरन की कमी से। ठीक है, आयरन की कमी से। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि किडनी की समस्या के रोगियों के अपहरण की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? ठीक है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपहरण यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? तो इसमें विसरण होता है। ठीक है, विसरण। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होते हैं वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल में।
अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, तो हमारा जो ब्लड है उसमें पीएच कितना होता है, लगभग 7.5 होता है। इस प्रश्न में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, वो है कैल्शियम। इसमें पूछा गया कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। एंजाइम जो होता है मूल रूप से क्या होता है, तो वो प्रोटीन होता है। ये प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। चलिए, इसमें पूछा गया है कि मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, वो तो स्पेलिन को करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा पार्ट 1। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका बायोलॉजी का पार्ट 2। इस प्रकार की सीरीज़ हम चला रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता रहे ये वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।